हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन देखेंगे, सेट नंबर 5 है, और उसके बाद पॉलिटी देखेंगे, फिर 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन इस वीडियो में शूट किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा दोस्तों। चलिए देखिए, दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस मंडल में स्थित है दोस्तों? तो बस्तर मंडल में। किस में? बस्तर मंडल में दोस्तों। चलिए चलते चलते हम लोग देखिए, दंडकारण्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो रामायण से जुड़ा हुआ है दोस्तों। दंडकारण्य भौगोलिक रूप से बस्तर मंडल में स्थित है। नीचे दिए 3 जिलों को कवर करता है: कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के क्षेत्र में शामिल है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में शामिल है। यह पश्चिम में अबुझमाड़ पहाड़ियों और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। दंडकारण्य मोटे तौर पर संस्कृत में द जंगल, अरण्य, दंडक में अनुवाद करता है दोस्तों। राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने निर्वासन के रूप में 14 वर्ष के प्रारंभिक वर्ष इस क्षेत्र में यात्रा करते हुए बिताए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 व्यक्ति, क्या क्वेश्चन है? 4 व्यक्ति भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। जिनमें कौन सा उच्च बाढ़ संभावित राज्य है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि असम की यात्रा करने वाले व्यक्ति ही उच्च बाढ़ संभावित राज्य की यात्रा कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ढक्कन जल संधि अलग करती है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अंडमान और छोटा लिटिल अंडमान दोस्तों, दक्षिण अंडमान से छोटा लिटिल अंडमान की ओर यात्रा कर रहे हैं ढक्कन अंडमान में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत की प्रमुख भौतिक विशेषता का नाम नहीं है दोस्तों? भारत की प्रमुख भौतिक विशेषता का नाम नहीं है। तो देखिए, भारतीय रेगिस्तान है दोस्तों, जो है उसको पहले देखिए। हिमालय पर्वत है दोस्तों, लेकिन उत्तरी पठार का नाम नहीं आता है, इसलिए आपका बी गलत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? आप लोग देखते हैं 7516.6 किलोमीटर दोस्तों, यानी लगभग 17 मानिए 7517 आपका सी सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है दोस्तों? उत्तर प्रदेश और बिहार का है। गंडक कहाँ का है दोस्तों? यूपी का है और बिहार का संयुक्त सिंचाई परियोजना है दोस्तों। त्रिवेणी नहर पर यह परियोजना बनाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश एवं वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना ज़्यादातर नेपाल और आंशिक रूप से भारत में है। 4 दिसंबर 1959 को गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के नेपाल और भारत की सरकारों के एक समझौते हस्ताक्षर में किए गए थे। तो भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में गंडक बैराज गंडक परियोजना एक हिस्सा 1968 में गंडक नदी पर नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार को सिंचाई प्रदान करने के लिए बनाया गया था। गंडक नदी, जिसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जानते हैं, नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 46,300 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है दोस्तों? तो आपका इनमें सभी दोस्तों, पेनगंगा भी नहीं, सिंधु नहीं, कोसी, कावेरी दोस्तों, आपका इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। कोसी तो है दोस्तों। क्या आप लोग कौन सी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? तो सभी है दोस्तों। इसमें हो जाएगा आपका 1 से अधिक दोस्तों। क्या होगा? 1 से अधिक दोस्तों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1 से अधिक हो गया दोस्तों। देखिए, चलिए हम लोग इसका डिस्कशन कर देखते हैं। सही उत्तर उपयुक्त में 1 से अधिक है दोस्तों। पेनगंगा, कोसी, कावेरी। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के आधार पर सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक को न केवल विकसित हुई थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया है। सिंधु नदी प्रणाली का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस प्रणाली की मुख्य नदी को सिंधु नाम से जाना जाता है। सिंधु इंडस नदी को संस्कृत भाषा में सिंधु नदी के रूप में जाना जाता है। संस्कृत के अलावा ग्रीक भाषा में सिंधु का वर्णन सिंथोस के रूप में किया जाता है दोस्तों। सिंथोस के रूप में मिलता है। सिंधु नदी प्रणाली में 6 बारहमासी नदियां शामिल हैं, अर्थात सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए सिंधु नदी प्रणाली का महत्व इस तथ्य से प्राप्त किया जा सकता है कि हमारे देश का नाम भारत शब्द सिंधु से ही लिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मोनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मोनपा आपका अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। कहाँ की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारत में महिला व्यक्तियों के लिए प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? शादी है। क्या है? महिला व्यक्तियों प्रवास का कारण शादी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम और निम्नतम घनत्व वाले राज्य कौन है दोस्तों? ये राज्य आपका उच्चतम में बिहार आ जाएंगे और निम्नतम में अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षर दर कितनी क्या थी दोस्तों? तो 82.14 था दोस्तों, 82.14 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई थी? भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई? तो 1901 से 1921 में दोस्तों स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि में अनिवार्य रूप से दो घटक होते हैं। प्राकृतिक विकास जो जन्म और मृत्यु से प्रभावित होता है, प्रेरित विकास एक क्षेत्र के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही। दोस्तों देखिए 4 अवस्थाएं दिया गया है दोस्तों, 4 अवस्थाएं दिया गया जनसंख्या वृद्धि में। 1901 से 1921 में स्थिर विकास की अवधि थी। आपका ये पॉइंट याद रखिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर का समान रूप से उच्च था दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए 1921 से 1951 तक स्थिर विकास की अवधि थी और स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता के समान सुधार से मृत्यु दर में कमी आई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे आप देखिए कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता था। 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट का काल है। जन्म दर मृत्यु दर से बहुत अधिक है दोस्तों। और 1981 के बाद जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर दिखाई गया। 1981 के बाद जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो धीरे धीरे धीमी हो रही है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार 2019-21 में भारत में कुल प्रजनन दर पिछले सर्वेक्षण में 2.25 वर्ष की अवधि की तुलना में 2 थी दोस्तों। कुल प्रजनन दर ग्राफ लगातार गिर रहा है तथा तथ्यों में पैदा हुआ 1998-99 में 3.2 था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 5,948 किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 5,948 किलोमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादन जिला कौन है दोस्तों? तो ये आपका पूर्णिया है दोस्तों। कौन है जूट उत्पादन का जिला? सबसे पूर्णिया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कितना? तो 496 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद चीन के साथ है, तब पाकिस्तान दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों? तो चीन का है दोस्तों। किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? चीन का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शिव समुद्रम और कल्पक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो शिव समुद्रम कल्पक्कम जो है ये जल विद्युत ऊर्जा के लिए विख्यात है दोस्तों। किसके लिए? जल विद्युत ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिए विख्यात है दोस्तों। किसके लिए? जल विद्युत और आपका परमाणु ऊर्जा के लिए विख्यात है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सतत पोषणीय विकास के सुनिश्चित करने के लिए देखिए कौन सा कदम उठाए जाने चाहिए? नवीकरणीय संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। केवल जीवन के उन रूपों का सम्मान और देखभाल करना जो आर्थिक रूप से लाभदायक हो। पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका जो सही है ए और सी सही है दोस्तों। कौन सही है? ए और सी दोस्तों। चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग फिर से ऊपर। देखिए आपका हो जाएगा कि नवीकरण संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए और पर्यावरण के प्रति व्यवहार और अभ्यास रखना चाहिए दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सी नदी घाटी भारत में कोयले के लिए भंडार में समृद्ध है दोस्तों? तो महानदी घाटी भी समृद्ध है और देखते हैं दामोदर भी समृद्ध है और सोन घाटी भी समृद्ध है दोस्तों। इसलिए आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कूट खनिज है और प्राप्ति है दोस्तों। अब्रक आपका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो अब्रक जो है आपका पाया जाएगा रोहतास में दोस्तों। सोना आपका पाया जाएगा दोस्तों। रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए।
देखिए दोस्तों, अभ्रक जो है आपका पाया जाएगा गया में। कहाँ पे दोस्तों? गया के रीजन में। और सोना आपका मुंगेर में पाया जाएगा। और डोलोमाइट आपका रोहतास में दोस्तों। और पेट्रोलियम आपका किशनगंज में दोस्तों। इसको याद रट जाना है। अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? गया में। अभ्रक गया में दोस्तों, सोना मुंगेर में, और डोलोमाइट रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन मिल रहा है दोस्तों, आपका सी मिल रहा है दोस्तों। कौन? सी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा मोनाजाइट संसाधन वाला राज्य कौन है दोस्तों? मोनाजाइट आप लोग जानते हैं कौन होगा दोस्तों? केरल होगा। कौन होगा? केरल दोस्तों। सबसे बड़ा राज्य केरल है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2022 निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक है दोस्तों? 2022 तक निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक था दोस्तों? तो आपका चीन था। कौन था दोस्तों? चीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कौन सा राज्य भारत के कोयले का उत्पादन नहीं करता है दोस्तों? देखिए उड़ीसा करता है। आपका कोयला का उत्पादन गुजरात नहीं करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र देखिए दोस्तों। कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्र, प्रमुख कोयले क्षेत्र दोस्तों। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में यह भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है दोस्तों। सोन वैली कोलफील्ड है दोस्तों। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र है। गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र है। और वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र है दोस्तों। आगे देखिए, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। राजमहल कोयला क्षेत्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वार और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं दोस्तों? ये आपका खरीफ की फसलें। किस प्रकार की दोस्तों? खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक व्यावसायिक खेती का प्रकार नहीं है दोस्तों? व्यावसायिक खेती का जो प्रकार नहीं है वो आपका देखिए वृक्षा खानाबदोश पशुपालन व्यावसायिक खेती का प्रकार नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फसल उत्तर में खरीफ फसल, कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी फसल है दोस्तों? तो तिल है। कौन है? तिल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लाल चावल भारत के किस भाग में उगाया जाता है? तो कहाँ पे दोस्तों? आपका असम में उगाया जाता है। लाल चावल कहाँ पे दोस्तों? तो असम में उगाया जाता है लाल चावल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लाल चावल का एक किस्म है जो अपने एंथोसाइनिन और लौह सामग्री के कारण लाल रंग होता है दोस्तों। भारत में चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक खाद से उगाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए। चावल की किस्में को बाऊ धान कहा जाता है और यह असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। हाल ही में असम में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल चावल की पहली निर्यात खेप भेजी गई दोस्तों। हाल ही में असम से संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल चावल की पहली निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था दोस्तों। लाल चावल के निर्यात से ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों के कृषक परिवार की आय में वृद्धि हुई है दोस्तों। अतिरिक्त जानकारी देखिए। काला चावल उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल और झारखंड में उगाया जाता है काला चावल दोस्तों। देखिए एलिनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल एक बार दिखाई देती है। यह एलिनो शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? यह बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु में मानसून दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाके में माध्यम से माध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए निम्नलिखित में कौन सी कारक जिम्मेदार है दोस्तों? तो ये जिम्मेदार आपका है पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों। कौन है? पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइलेंट वैली क्या है दोस्तों? साइलेंट वैली नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम कोनों में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ये आपका अलपुझा होगा। कौन होगा दोस्तों? अलपुझा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों?
ये आपका मणिपुर में, कहाँ पे है दोस्तों, मणिपुर राज्य में। कहाँ, मणिपुर राज्य में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में भारत इस श्रेणी में आता है दोस्तों। वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में भारत किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों यह विश्व के 12 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया दोस्तों पश्चिमी घाट को। किसको दोस्तों, जैव विविधता हॉट स्पॉट में पहचाना जाता है पश्चिमी घाट को दोस्तों। चलिए भारत में कितने जैव विविधता हैं थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं दोस्तों। एक पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड दोस्तों। चलिए याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी किनारे पर मौजूद है और अधिकांश वर्षा वनों और पर्णपाती वनों को आच्छादित करते हैं। पश्चिमी घाट यूनेस्को के अनुसार विश्व स्तर पर कम से कम 325 संकटग्रस्त वनस्पति जीवों और उभयचर पक्षी सरीसृप मत्स्य प्रजातियों का घर है दोस्तों। मूल रूप से इस क्षेत्र में वनस्पति 19,000 किलोमीटर फैली हुई है, लेकिन अब से इसे घटाकर 43,000 किलोमीटर कर दिया गया है। यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट में विश्व स्तर पर संकटग्रस्त कुल 325 प्रजातियों में से 145 लुप्तप्राय के रूप में है, 129 संवेदनशील और 51 दोस्तों विलुप्त हो गया दोस्तों। चलिए देखिए भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरण कृषि की जाती है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ पे किया जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंद महासागर, हिंद महासागर की आकृति कैसी है दोस्तों, त्रिकोणीय आकार की। कैसी है हिंद महासागर की आकृति, त्रिकोणीय है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए हरित सत्याग्रह, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा, यहाँ पे करना लास्ट तक। तो देखिए जो सही नहीं है इसमें समय के साथ घटते निवेश की आवश्यकता दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। फसलों की उपज की वृद्धि होती है, ये था दोस्तों। और इसमें अधिक उपज देने वाली किस्म के बीजों का उपयोग करना, ये दोनों सही है। देखिए सागरीय अधस्थल के विस्तार के कारण कौन सा महासागर बेसिन विस्तारित हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है आपका, देखिए कौन सा हो रहा है आपका, हो जाएगा अटलांटिक महासागर दोस्तों। सागरीय अधस्थल के कारण कौन सा महासागर का विस्तार हो रहा है, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के कारण। किसका हो रहा है, अटलांटिक महासागर का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं दोस्तों प्राकृतिक आवासों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ये दोस्तों प्रत्यक्ष विदेश निवेश है, FDI आकर्षित करने वाले, निर्यात को बढ़ावा देने वाला है सेज दोस्तों। ये जो है ना, ये आपको क्या है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है मुख्य रूप से स्थापित किए जाते हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में अधिकतम क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों 43% पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग 40 क्वेश्चन पॉलिटी देखिए हम लोग पॉलिटी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन दोस्तों देखिए। भारतीय संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण ट्रस्टी विद डेस्टिनी किसने दिया दोस्तों, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों। किनका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है भाषण दोस्तों, बुक है ये। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है पूछा है दोस्तों, तो यहाँ लोगों के लिए, लोगों द्वारा लोगों की सरकार है। सही बात है दोस्तों, ये है, नहीं खोजना है। यहाँ सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दोस्तों, ये गलत है। सभी महिलाओं को 33% आरक्षण उस समय उपलब्ध नहीं था दोस्तों, अधिकार की गारंटी था दोस्तों। चलिए तो आपका बी गलत हो गया दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के संबंधों में कौन सा कथन गलत है पूछा दोस्तों, तो औपचारिक रूप से अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित विधानसभा का चुनाव किया गया। और आगे देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई और संविधान सभा से सीधे जनता द्वारा चुनाव नहीं हुआ था दोस्तों, आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारीय आयोग का सिफारिश का संबंध दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच संबंध दोस्तों क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और लोकतंत्र का संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है दोस्तों।
ये बात सही है। नियमों के निर्माण में भाग लेकर लोग स्वयं को नियंत्रित करते हैं, सही बात है दोस्तों। लोकतंत्र एक राजा के पास होता है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश का शासन करना, ये गलत है दोस्तों। आपका सी गलत है, आपका ए और बी केवल आंसर सटीक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या राष्ट्रपति प्रणाली की योग्यता नहीं है। देखिए अस्थायी सरकार नीतियों की पुष्टि सीमित प्रतिनिधित्व नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति के ये अधिकार नहीं है, सीमित प्रतिनिधित्व का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है दोस्तों। देखिए सीमित प्रतिनिधित्व भारत के राज्यसभा जैसी सरकार के संसदीय रूपों को विशेषता है दोस्तों, अतः विकल्प 3 सही है दोस्तों। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली, एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का मुखिया एक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग होता है, जहां सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया एक ही होते हैं। साथ ही एक प्रमुख विशेषता यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता, कार्यपालिका राष्ट्रपति विधायिका के कार्यों को वीटो कर सकती है। राष्ट्रपति का एक निश्चित कार्यकाल होता है और उसे विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति के पास अपराधियों को दी गई न्यायिक सजा को माफ़ करने और कम करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं और प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जो जिसे हम लोग चुनते हैं वो चुनता है राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि वह विधानसभा में उच्च सदन का नेता होता है दोस्तों। विधानमंडल का उच्च सदन का जो नेता होगा वो राष्ट्रपति में वोट नहीं दे सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, संसद में व्हीप के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। व्हीप की अवधारणा भारतीय संसदीय नवाचार है दोस्तों, सही है। यह संसदीय भाषण में अक्सर विधायिका में राजनीति के दलों द्वारा फर्श प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। व्हीप के पद पर उल्लेख ना तो भारत के संविधान में और ना ही सदन में नियमों में है दोस्तों। आगे चलिए देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप संसद के सदस्यों को वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है। आपका सभी सही है दोस्तों। आपका जो है व्हीप दोस्तों, आपका देखिए सभी सही नहीं है दोस्तों। आपका जो है रुक जाइए, आपका जो है व्हीप की अवधारणा भारतीय संसदीय नवाचार, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका एक गलत है, उसके बाद आपका तीनों सही है दोस्तों, 2 3 4 दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सही है। फिर से देखिए पढ़ते हैं, देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यह संसदीय भाषा में अक्सर विधायिका में राजनीति दलों द्वारा फर्श प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हीप के पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में और ना ही संसद के नियमों में। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हीप संसद सदस्य के वोट देने का निर्देश नहीं दे सकता है दोस्तों। आपका 2 3 4 सही है दोस्तों, एक गलत है। चलिए देखिए, व्हीप की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी, आपका ब्रिटिश शासन से मिला था, भारतीय संविधान में नहीं है, सही बात है तो इसलिए ये गलत हो गया। इसका उपयोग संसदीय भाषा में अक्सर विधायिका में राजनीतिक दलों द्वारा फ्लोट प्रबंध के लिए किया जाता था। व्हीप का कोड एक लिखित आदेश है जो एक राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक महत्वपूर्ण वोट के लिए उपस्थित होने के लिए जारी करता था, या कि वे केवल एक विशेष तरीके से मतदान करते थे। यह शब्द पार्टी लाइन का पालन करने के लिए सांसदों को कोड़े मारने की पुरानी ब्रिटिश प्रथा से लिया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल चुनावी लोकतंत्र मूल चुनावी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों में निहित है, जो निम्नलिखित में किस पर आधारित है दोस्तों। शिक्षा के अधिकार, फिर आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार। तो आपका क्या होगा दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आश्रित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, राजनीति लोकतंत्र की मूल चुनावी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत में निहित है, जो निम्नलिखित में किस पर आधारित है दोस्तों। आपका वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है दोस्तों, तो किसका है, शक्ति का विभाजन का दोस्तों। किसका है, संघीय प्रणाली एक अनिवार्य विशेषता है तो शक्तियों का विभाजन है दोस्तों। क्या है, शक्तियों का विभाजन है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन। फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है संघीय शक्तियों का विभाजन। क्या है,
शक्तियों का विभाजन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय प्रणाली एक अनिवार्य सूत्र शक्तियों का विभाजन है। संघवाद राजनीतिक संगठन का तरीका है जो अलग अलग राज्यों या अन्य राज्यों को एक व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर स्थायित्व एकजुट करता है और प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने की अनुमति मिलता है। एकात्मक राज्य के विपरीत संघीय राजनीति आदेशों में संप्रभु गैर केंद्रीकृत अक्सर संवैधानिक रूप से क्रम में कम दो स्तरों के बीच होता है। संघवाद और परिसंघवाद से भिन्न है दोस्तों। परिसंघवाद में सरकार का समान स्तर क्षेत्रीय स्तर के अधीन होता है। परिसंघवाद में क्या होता है, सरकार का समान स्तर क्षेत्रीय स्तर के अधीन होता है। और एकात्मक राज्य से भी भिन्न होता है जिसमें सरकार का क्षेत्रीय स्तर समान स्तर के अधीन होते हैं। संघ या संघीय राज्य के कुछ उदाहरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, ब्राज़ील है, मेक्सिको, रूस, जर्मनी, कनाडा, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया शामिल है दोस्तों। भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा कनाडा के संविधान से अधिकृत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कथनों को विचार के अध्ययन कीजिए, उत्तर चुनिए दोस्तों, चयन कीजिए। किसी भी राज्य का राज्यपाल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्य होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होता है, राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव के लिए योग्य होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके अपने पद की इस्तीफा दे सकता है दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों, आपका जो है तीनों कथन सही है दोस्तों, इसलिए आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति उस तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है। हालांकि किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके अपना पद इस्तीफा दे सकता है दोस्तों। 3 सही है दोस्तों। किसी भी राज्य का वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री उपराष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए योग्य होता है क्योंकि उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होता है। सही बात है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव योग्य होने के लिए उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयनित होने के योग्य होना चाहिए। आपका सभी कथन सत्य था दोस्तों। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है दोस्तों। तो 32 अनुच्छेद 32 आपको करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा एक वैधानिक निकाय है दोस्तों। वैधानिक निकाय जो है ये आपका दोस्तों, इनमें से कोई वैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। आपका इनमें से सभी संवैधानिक निकाय दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो आपका ये होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय, इसका 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार अध्यादेश तहत 28 अक्टूबर 1993 को किया गया था दोस्तों। मानवाधिकार संशोधन 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सीएजी भारत के नियंत्रक माल का परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। कैसे निकाय है? सीएजी और भारत के नियंत्रक माल का परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। सीएजी को पब्लिक पर्स के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आता है। संघ लोक सेवा आयोग और संवैधानिक निकाय है। इसे मेरिट सिस्टम की प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग 305-323 तहत आता है दोस्तों। कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए, मतदाता सूची तैयार करता है, उम्मीदवारों का नामांकन ये नहीं करता दोस्तों। मतदान केंद्रों की स्थापना और पंचायत चुनाव आयोग का पंचायत चुनाव पर्यवेक्षण दोस्तों, तो ये भी आपका राज्य चुनाव आयोग का, भारत का चुनाव आयोग ये नहीं करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका इसमें 2 और 4 सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। कौन है दोस्तों? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों, मतलब ममता दीदी का है दोस्तों वो गठन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति गठन। संसद की लोक लेखा समिति का गठन संसद के कितने सदस्यों द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये 22 सदस्यों द्वारा किया गया दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति का गठन। 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से दोस्तों। चलिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करके अपने पद की इस्तीफा दे सकते हैं दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया दोस्तों? 51वां संविधान संशोधन
2003 में दोस्तों। किस में किया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुसूची में से किसने प्रत्येक राज्य से निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों की संख्या तय की थी दोस्तों? तो ये चौथी अनुसूची में दोस्तों, चौथी में दोस्तों आपका ये इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, चौथी अनुसूची में होगा, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजशाही और लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? राजशाही और लोकतांत्रिक सरकार में दोस्तों देखिए, लोकतंत्र सरकार अपने निर्णयों को उठाए गए कदमों और आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होता है दोस्तों। आपका यही अंतर है दोस्तों। क्या पूछा था कि राजशाही और लोकतंत्र सरकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों उठाए गए कदमों के आधार पर बताना और सफाई देनी होती है। सही बात है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है और होता है, तो एक मायने में लोकतंत्र लोगों के द्वारा शासित होता है और मूल विचार यह है कि लोग इन नियमों को बनाने में भाग लेकर स्वयं प्रशासन करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है और लोगों को अपने फैसलों की रक्षा करनी होती है। लोकतंत्र में सरकार को यह अधिकार जनता ही देती है। वे इसे चुनावों के माध्यम से करते हैं, जिसमें वे विशेष व्यक्तियों को वोट देते हैं और उन्हें चुनते हैं। एक बार निर्वाचित होने के बाद व्यक्ति सरकार बनाते हैं। देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को अपने कार्यों की व्याख्या करनी होती है और अपने निर्णयों का बचाव करना होता है। सरकार का दूसरा रूप राजतंत्र। चलिए राजतंत्र छोड़िए, राजतंत्र हम लोग जानते हैं। कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है दोस्तों? कौन से कथन? देखिए, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये सही आता है दोस्तों। उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये बात सही है दोस्तों। वह प्रत्यक्ष रूप से, ये आपका गलत, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये गलत है, अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता दोस्तों। आपका ये भी सही है दोस्तों। 4 है, 2 है और 1 है दोस्तों। 1, 2, 4 आपका सही है, 3 आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका 20 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने की शक्ति किसमें नहीं थे दोस्तों? तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश को लागू करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता और उच्चतम न्यायालय डैश के मामले में बरकरार रखा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं कौन जज थे उस समय। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ राज्य में था दोस्तों। कौन थे? इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ राज्य दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इंदिरा साहनी के फैसले की मुख्य विशेषता सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के एक श्रेणी के रूप में मान्यता दी और 27% आरक्षण की वैधता की मान्यता दी दोस्तों। यह निर्णय के माध्यम से क्रीमी लेयर की अवधारणा में लोकप्रियता हासिल की थी। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो लोग अपने सामाजिक पिछड़ेपन पर पार कर चुके थे, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना था। इसने आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की और देखा कि पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मानदंड आवश्यक थे। पिछड़े वर्ग ओबीसी और एससी और एसटी शामिल हैं, जिसके लिए आरक्षण प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए और पदोन्नति तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इंदिरा साहनी केस 16 नवंबर 1992 को हुआ था दोस्तों। चलिए विचार करना। प्रारूप संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल के प्रत्येक चुनाव के लिए मतदान किया था दोस्तों। फिर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भारत ने अमेरिका प्रणाली के स्वीकार कर दिया और कनाडाई प्रणाली को स्वीकार किया दोस्तों। सही बात है। और देखिए 42वां संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद 42वां संशोधन के बाद मंत्री स्तरीय सलाह को राष्ट्रपति के बाध्यकारी बनाया गया, और लेकिन राज्यपाल के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों। आपका देखिए कौन सा सत्य है? तो आपका दोस्तों इसमें जो सत्य होगा हो जाएगा आपका
सभी सहित हो जाएगा, इसमें जो है दोस्तों आपका सब सहित हो जाएगा। फिर से पढ़िए, देखिए। प्रारूप संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए प्रदान किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में भारत ने अमेरिका की प्रणाली को अस्वीकार कर दिया और कनाडाई प्रणाली से लाया दोस्तों। आपका ये भी सही था, ये भी सही था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद सलाह को राष्ट्रपति के बाध्यकारी बनाया गया, लेकिन राज्यपाल के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया दोस्तों। आपका ये भी सही है दोस्तों। आपका तीनों ऑप्शन सही थे दोस्तों, तो इसमें एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के उधार ली गई विशेषता इस प्रकार है दोस्तों। देखिए, 1935 में भारत सरकार अधिनियम से क्या क्या लिया गया? संघीय योजना, राज्यपाल का पद और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया। ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय सरकार, शासन के नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, व्यवहारिक रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन पद्धति दोस्तों। क्या क्या लिया गया? संसदीय सरकार, शासन के नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, व्यवहारिक रीट जिसे दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय पद्धति दोस्तों। चलिए आगे देखिए। आयरलैंड से क्या लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव विधि दोस्तों। फिर से देखिए, आयरलैंड के लिए राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि दोस्तों। कहाँ से लिया गया? ये सब आपका आयरलैंड से लिया गया। देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक समीक्षा लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, संविधान की प्रस्तावना। कहाँ से लिया? अमेरिका से दोस्तों। भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया मानना। चलिए देखिए। और कनाडा से क्या लिया गया दोस्तों? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ का निर्धारण, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार दोस्तों। कहाँ से लिया? कनाडा से। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निर्धारण, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार दोस्तों। चलिए आगे देखिए हम लोग। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया दोस्तों? समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। और प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। चलिए देखिए। रूस से दोस्तों क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आपका रूस से लिया गया। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए फ्रांस से देखते हैं। प्रस्तावना के गणतंत्र के आदर्श, प्रस्तावना में गणतंत्र के आदर्श लिए गए, प्रस्तावना में स्वतंत्र के आदर्श, प्रस्तावना में समानता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया, प्रस्तावना बंधुत्व के आदर्श ये फ्रांस के संविधान दोस्तों। जर्मन के वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन दोस्तों, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दोस्तों संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से लिया गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा कथन और सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक सरकार के बारे में विशेषताओं पर विचार करना है। जवाबदेही, पारदर्शिता, तेज कुशल नहीं दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है। 1 और 2 आपका सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। किसमें दोस्तों? 360 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा लेख राज्य के सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करना चाहता है दोस्तों? कौन सा लेख राज्य की सार्वजनिक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं यह अनुच्छेद 50 हो। कौन सा? अनुच्छेद 50 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कोड का उपयोग करके चिन्हित करना। तो मुख्यमंत्री और संवैधानिक कर्तव्यों का चयन करना। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का चयन करना। तो मुख्यमंत्री राज्य के मामले में प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद सभी फैसलों का राज्यपाल द्वारा सूचित करते हैं। आपका ये सही है। मुख्यमंत्री
कानून के प्रस्तावों के राज्यपाल को सूचित करते हैं, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं, आपका ये भी सही है दोस्तों। इसमें सभी सही दिया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है, उस पर किसी भी मंत्री का निर्णय लिया जाता है, और लेकिन जिस पर परिषद नहीं माना जाता है, जैसे कि राज्यपाल को आवश्यकता होती है। आपका सभी ऑप्शन सही थे दोस्तों। देखिए सभी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। देखिए आपका राष्ट्रीय विकास परिषद में बैठक में भाग लेते हैं, मुख्यमंत्री नहीं लेते दोस्तों। आपका सी गलत है, आपका ए है, बी है और डी सही है दोस्तों। कौन है? ए, बी, डी दोस्तों। आपका ए और बी और डी दोस्तों आपका सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के मामले के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद सभी निर्णयों को अवगत करते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के मामले से प्रशासन संबंधित निर्णय को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के कानून के प्रस्तावों के बारे में बताते हैं, और मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेते हैं दोस्तों। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन यह मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। लेकिन संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, भाग तो लेते हैं लेकिन संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, सांविधिक निकाय। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या है? सांविधिक निकाय है दोस्तों, इसलिए सी नहीं सही नहीं होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है, जिस पर किसी भी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन जिस परिषद द्वारा नहीं माना जाता उसे राज्यपाल की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसलिए आपका डी भी सही हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? विधायिका के प्रति। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो विधायिका के प्रति दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही था दोस्तों? न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा है। देखिए न्यायपालिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून लागू करता है। देखिए आपका यही गलत है दोस्तों। कानून को लागू करना आपका उसका काम नहीं है दोस्तों। कानून लागू करना कार्यपालिका का काम है दोस्तों। इसे देखना ये कानून लोगों के लिए लाभदायक है कि बुरा प्रभाव पड़ रहा, तब वो समीक्षा करेगा और उसके बाद कानून को रद्द कर सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में विचार करना। वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। सही बात है दोस्तों, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ये गलत है दोस्तों। वह अंतर राज्य परिषद के उपाध्यक्ष, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फिर से देखिए, गलत क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन? वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये गलत है दोस्तों, यही एक ही गलत है आपका। वे बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के उपाध्यक्ष और जिसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ये हो सकता है दोस्तों। आपका गलत पूछा है, तो आपका 2-3 गलत है दोस्तों। इसमें जो गलत है वो आपका 2-3 गलत होगा दोस्तों। कौन होगा? 2-3 दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों, उसके बाद ये दोनों आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए मुख्यमंत्री निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य करते हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अतः एक सही है, लेकिन वह एक वर्ष में 1 वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन कार्यकाल द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष रूप में कार्य करता है, अतः 2 गलत है दोस्तों। वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य हैं, अतः 3 भी गलत हो गया, क्योंकि वह राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य रूप से संकट प्रबंधक हैं। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों और मृतक सदस्यों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं और समस्या और इतने पर उनसे संबंधित है दोस्तों। वह सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख हैं। इस प्रकार वह राज्य प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण और अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। राज्य का कार्यकारिणी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य का कार्यकारिणी संवैधानिक प्रमुख दोस्तों आपका हो जाएगा कौन दोस्तों? तो राज्यपाल हो जाएगा। कौन होगा? राज्यपाल साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है दोस्तों? तो प्राक्कलन समिति दोस्तों। इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं।
लोकसभा में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से दोस्तों। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी वही 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रकरण समिति में 30 लोकसभा से होते हैं। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना संविधान के किस भाग में निहित है दोस्तों? ये आपका नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया गया था पंचायती राज दिवस दोस्तों, 24 अप्रैल 1992 से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडलीय सरकार में। आदेशात्मक सरकार दोस्तों आपका हो जाएगा आप एकात्मक सरकार। देखिए, शक्तियों का केंद्रीकरण दोस्तों, और संघात्मक सरकार में आपका शक्तियों का विभाजन दोस्तों। क्या होगा? रुक जाइए। मंत्रिमंडलीय सरकार सामूहिक उत्तरदायी हो गया दोस्तों, और आदेशात्मक सरकार शक्तियों का वियोजन होता है, शक्तियों का वियोजन। और संघात्मक सरकार दोस्तों आपका हो जाएगा शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, और एकात्मक सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण दोस्तों। शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा, एकात्मक सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर से एक बार देखिए, मंत्रिमंडलीय सरकार आपका मंत्रिमंडलीय सरकार में आप सामूहिक उत्तरदायी हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार में, आदेशात्मक सरकार में आप शक्तियों का वियोजन करते हैं, आदेशात्मक शक्तियों का वियोजन दोस्तों। और संघात्मक सरकार में हो जाएगा आपका संघात्मक में दोस्तों शक्तियों का विभाजन संघात्मक सरकार में। एकात्मक सरकार में दोस्तों आपका हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बिहार तेलंगाना राज्य विधानमंडल परिषद है। किसी भी राज्य के विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या विधान परिषद के कुल संख्या के 1/3 होते हैं। इस कुल सदस्यों के 12 अंश, देखिए 12वां अंश स्थानीय निकाय और सत्ताओं से मिलकर बने। देखिए ये आपका यहीं पे गलत है दोस्तों, यहाँ पे 1/6 होगा दोस्तों, इसलिए ये गलत है यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। स्वीप SVEEP एक पहल है दोस्तों। तो क्या है? मतदाताओं को जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्या है दोस्तों? मतदाता जागरूकता फैलाने और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। क्या दोस्तों? स्वीप मतदाता जागरूकता फैलाना और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, स्वीप हो गया मतदाता जागरूकता फैलाना और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। स्वीप का मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है दोस्तों। क्या है? स्वीप का मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन होता है। यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता फैलाने और भारत के मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी दोस्तों। स्वीप का प्राथमिक उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में मात्र मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना कि मतदाताओं के रूप में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से अवगत होना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो यहीं आपका स्टॉप करते हैं दोस्तों।